अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ़ंक्शन से रिलेटेड कि फ़ंक्शन किसे कहते हैं, फ़ंक्शन की टाइप्स क्या हैं और फिर उसके बाद हम इनवर्स ऑफ फंक्शन कैसे निकालते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन एंड उसके बाद जो है हम कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन पढ़ेंगे। लेकिन जो आज का हमारा टास्क है वो ये है कि हम फंक्शन को स्टडी करें कि फ़ंक्शन क्या होता है और उसकी टाइप्स क्या होती हैं और उसका जो है फ़ंक्शन का हम इनवर्स का क्या मतलब होता है और कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फंक्शन की डेफिनेशन को समझने से पहले हमें उसके कुछ बैकग्राउंड को समझना है। उसके बैकग्राउंड को समझने के लिए हम जो है अभी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले फंक्शन को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सेट क्या होता है। ठीक है, तो सेट का मतलब है सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेट इज़ अ कलेक्शन। सेट एक ऐसी कलेक्शन होती है जिसमें होता है वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि आपको पता होना चाहिए कि सेट में एलिमेंट्स कौन से हैं, और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब है कि सारे जो है सेट में मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स हों। ऐसा नहीं है कि रिपीटिशन हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास है 1 2 3, ये एक सेट बना रहा है, लेकिन 1 1 जो है ये एक सेट नहीं है, क्योंकि सेट में होते हैं वेल डिफाइंड लेकिन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होने चाहिए, यानी कि मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट होने चाहिए। ये सेट जो है वो नहीं है, लेकिन 1 2 3 जो है वो सेट है। ठीक है, सेट के बाद उसके बाद जो है हमारे पास सबसे पहले हमने पढ़ लिया कि सेट क्या होता है। उसके बाद आपके पास अगर दो सेट हों, कार्टेशियन प्रोडक्ट किसे कहते हैं, इसको हमने पढ़ना है। ठीक है, कार्टेशियन के बाद हम प्रोडक्ट के बाद हम पढ़ेंगे रिलेशन किसे कहते हैं, और रिलेशन के बाद हम फंक्शन पे आएंगे। ठीक है, लेट्स सपोज आपके पास दो सेट हैं। एक का नाम है सेट ए जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और एक है सेट बी जिसमें है एलिमेंट ए एंड बी। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब दो सेट्स के आपस में प्रोडक्ट को कहते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट कैसे मालूम करते हैं वो तरीका देख लेते हैं। 1 को उठाते हैं और तमाम एलिमेंट्स के साथ आपने इसको ज्वाइन करना है, इसका एक ऑर्डर पेयर बनाना है, तो 1 A एंड 1 B। उसके बाद सेकंड एलिमेंट है 2 को उठाएंगे 2 A एंड 2 B। फिर उसके बाद 3 को उठाएंगे 3 A एंड 3 B। ये इसके जो हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स हैं। अच्छा, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स होंगे कितने, बेसिकली इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और इसमें कितने हैं, 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी जो है वो आपके पास 3 × 2, यानी इसके एलिमेंट मल्टीप्लाई ये इसके एलिमेंट, 3 × 2 कितना होता है, 6। अब काउंट करते हैं कि ये 6 बने भी हैं कि नहीं, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 बने, तो इसका मतलब है कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ठीक है, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट की जो है सबसेट्स होंगे। सबसेट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट्स जो होते हैं, सबसे पहले मैं आपको सबसेट्स का वो बता देती हूँ, आइडिया दे देती हूँ कि सबसेट्स होते क्या हैं। सबसेट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम कहते हैं रिलेशन। क्या कहते हैं, रिलेशन। ठीक हो गया। अच्छा, सबसेट क्या होता है, बेसिकली सबसेट में अगर आपको बताऊं, सबसेट होता है किसी सेट के स्मॉल पोर्शन को। ठीक है, सबसेट किसे कहते हैं, ये सेट ए है तो 1 इज़ अ सबसेट ऑफ 1 2 3। ठीक है, 1 2 इज़ आल्सो अ सबसेट ऑफ, सबसेट को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं 1 2 3। ठीक है, एंड क्या ए और 1 जो है सबसेट है 1 2 3 का, नहीं, क्योंकि 1 इस सेट में इंक्लूड है लेकिन ए जो है इसमें इंक्लूड नहीं है। सबसेट उसे कहते हैं उसी सेट के स्मॉल पोर्शन को। ठीक है, तो सिर्फ एक एलिमेंट नहीं, सारे के सारे एलिमेंट जो हैं, जो भी सबसेट हो, सारे के सारे एलिमेंट जो ओरिजिनल सेट में मौजूद होने चाहिए, अदरवाइज वो उसका सबसेट नहीं कहलाएगा। ठीक है, सिर्फ एक एलिमेंट के साथ हम डील नहीं करते, हम सारे एलिमेंट को देखते हैं कि सारे एलिमेंट जो हैं उसका स्मॉल पोर्शन है कि नहीं है। ठीक है, तो 1 2 इसमें एलिमेंट में कंटेन भी करते हैं और ये इसका स्मॉल पोर्शन भी है, तो इसको हम कहते हैं सबसेट। ठीक है, तो सबसेट जो है आपके पास, सबसेट्स की तादाद जो है, अगर ये इसमें 3 एलिमेंट्स हैं तो इसके सबसेट की तादाद निकल सकती है 2 n, यानी कि 2 3 से, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो हैं 3, यानी कि इसके इस सेट के 8 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, उसके बाद जो है ये जो सेट है इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं, तो इसके जो सबसेट की तादाद होगी वो होगी
2 पावर 6, यानी कि आपके पास 2 मल्टीप्लाई 2 को आप किसके साथ, इस 6 का ये मतलब ये नहीं है कि आप डायरेक्ट 2 6 12 करें। 2 6 मतलब होता है कि 2 को आपने 6 टाइम जो है वो मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 और 32 मल्टीप्लाई 2 64। इसके टोटल जो है 64 सबसेट्स हैं, ठीक है। तो 64 सबसेट जो है हमारे पास, इसको फाइंड आउट करना काफ़ी जो है हमारे लिए डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है। तो हर सबसेट को हम क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। हर सबसेट को हम क्या बोलते हैं, रिलेशन। इसका हर सबसेट जो है वो रिलेशन कहलाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर कुछ 5-6 लिखूँ अपने पास, कोई भी अपनी मर्ज़ी का सबसेट लिख लूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 1A लिखूँ, ये एक रिलेशन है, ठीक है। मैं लिखूँ R इज़ इक्वल्स टू 1A 2A और 3A, ये भी इसका एक रिलेशन है, क्योंकि ये इसमें से मैंने बनाया और ये इसका स्मॉल पोर्शन है, ठीक है। इसके अलावा मैंने कोई एलिमेंट खुद से लिखे भी नहीं है, ठीक है। तो ये इसका दूसरा रिलेशन है, ठीक है। फिर R3 अगर मैं बनाऊँ तो 1A 1A 2B, ठीक है। तो ये मेरे 3 रिलेशंस हो गए। तो 4, चौथा रिलेशन क्या, कोई भी इसका सबसेट आप उठा लें, 2A और 3B, ये एक रिलेशन हो गया, ठीक है। तो इसके 4 रिलेशंस मैंने बनाए हैं, टोटल इसके 64 रिलेशंस बनते हैं, ठीक है। तो अब ये 4 रिलेशंस मेरे बन गए। दोबारा से बताती हूँ, सेट ये होता है, सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद सेट के बाद हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट सीखा। कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स डिपेंड करते हैं इन दोनों एलिमेंट्स की, इन दोनों सेट्स की जो है ऑर्डर पे। इसके 3 एलिमेंट्स हैं और इसमें 2 एलिमेंट्स हैं। तो इस A क्रॉस B का जो ऑर्डर होगा, उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, यानी कि 6 होगा इसका ऑर्डर। और सबसेट का जो ऑर्डर होगा वो 2 पावर n के फार्मूले से निकाला जाता है, क्योंकि इसमें 6 एलिमेंट्स हैं। तो इसका ऑर्डर होगा 64, यानी कि इसके जो सबसेट्स बनेंगे 64 बनेंगे। मैंने कहा कि इसके सबसेट को हम क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। तो इसके रिलेशन जो है वो कितने बनेंगे, 64, जिसमें से 4 रिलेशन मैंने अपनी मर्ज़ी के यहाँ पर लिख लिए हैं। अब बेसिकली रिलेशन जो है फंक्शन होता है। रिलेशन फंक्शन तब होगा, कोई भी रिलेशन जो है तब फंक्शन होगा। हम रिलेशन को चेक करते हैं फंक्शन के लिए, ठीक है। तो फंक्शन के लिए कब चेक करते हैं, अब पहले आसान तरीके से आप लोगों को समझाऊंगी कोई भी रिलेशन को फंक्शन के लिए हम कैसे चेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम मैथमेटिकल डेफिनेशन की तरफ आएंगे उस सब कुछ, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई भी रिलेशन है, जैसे कि R1 है यहाँ पर 1A, ठीक है। ये रिलेशन है आपके पास। अब कोई भी रिलेशन तब फंक्शन कहलाएगा जब उसमें 2 बातें होंगी, ठीक है। कितनी बातें होंगी, 2 बातें। अभी जो हमारा सेट था वो उसको पहले तो मैं प्लॉट कर लेती हूँ ना। पहला सेट था हमारे पास 1 2 और 3, और दूसरा सेट था मेरे पास AB, ठीक है। अच्छा, कोई भी रिलेशन तब फंक्शन कहलाएगा जब उसमें फर्स्ट सेट जो है, यानी कि फर्स्ट सेट कौन सा है, 1 2 3 जो है फुली यूज़ किए जाएं, ठीक है। फुली यूज़ किए जाएं और रिपीटिशन ना हो, ठीक है। फर्स्ट सेट जो, ये सारी कंडीशन किस में, फर्स्ट सेट पे। फुली यूज़ कौन, ए पे कंडीशन हैं दोनों, कि फुली यूज़ किया जाए और रिपीटिशन ना हो, ठीक है। अब मैं आपको सिखाऊंगी कि इस मेरे कहने का क्या मतलब है, ठीक है। नो रिपीटिशन, ठीक है। 1A का मतलब है कि 1 ने A के साथ मैपिंग की है। अब ये एक रिलेशन है, लेकिन आपके पास यहाँ पे कहते हैं कि कोई भी रिलेशन तब फंक्शन कहलाएगा जब वो फर्स्ट सेट जो है पूरा इस्तेमाल किया जाए और उसमें रिपीटिशन ना हो। यहाँ पे तो रिलेशन 1 में सिर्फ और सिर्फ 1 इस्तेमाल किया है, ना 2 यूज़ किया है, ना 3 यूज़ किया है। सारी कंडीशन ने कौन से सेट में, सेट A में। B के साथ हमारा कोई काम नहीं है, ठीक है, फिलहाल। तो 1 जो है यूज़ किया, 2 3 यूज़ नहीं हुआ हुआ, इसलिए ये सेट, ये जो रिलेशन है, ये फंक्शन जो है वो नहीं है। अब हमारे पास है रिलेशन नंबर 2। रिलेशन नंबर 2 अगर हम ऑब्ज़र्व करें, रिलेशन नंबर 2 है 1A 2A एंड 3A, ठीक है। अब मैं इसको प्लॉट करूँगी। आपके पास है ये फर्स्ट सेट A और दूसरा सेट है B,
ठीक है। इसमें तो होते हैं 1 2 3 एलिमेंट और इसमें था ए और बी। 1 ए का क्या मतलब है 1 विथ ए, 2 ए का क्या मतलब है 2 विथ ए, 3 ए का क्या मतलब है 3 विथ ए। अच्छा, कंडीशन क्या थी कि फर्स्ट सेट पूरा यूज़ होना चाहिए। 1 इस्तेमाल हुआ है, 2 इस्तेमाल हुआ है, 3 इस्तेमाल, मतलब 1 से जो है आपके पास मैपिंग उसकी हुई भी है। 1 में से एक एरो निकला हुआ है जो कि बी के सेट के साथ इन्वॉल्व है, तो फुली यूज़ हुआ हुआ है फर्स्ट कंडीशन, तो उसकी सेटिस्फाई होगी। सेकंड कंडीशन है नो रिपीटिशन, यानी कि 1 से सिर्फ और सिर्फ एक ही एरो जो है वो निकला हुआ है, चाहे वो जिसकी तरफ भी गया है। 1 से सिर्फ एक ही एरो निकला हुआ है, तो इसका मतलब है कि सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई और फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, तो दिस रिलेशन इज़ आल्सो कॉल्ड अ फंक्शन। ये जो रिलेशन है ये जो है फंक्शन बना रहा है। ठीक है। अगर मैं थर्ड रिलेशन को लिखने की बजाय मैं अगर ख़ुद से एक रिलेशन लिख लेती हूँ R5, ठीक है, 1A 2A सॉरी 1A 2B 3A 3B, ये एक रिलेशन है। इसको चेक करते हैं कि ये फंक्शन है कि नहीं है। ए और बी अगेन 1 2 3 एंड ए भी 1A का मतलब है 1A 2B, ठीक है, 3A एंड देन 3B। ठीक है। क्या फर्स्ट फुली यूज़ हुए हुए फर्स्ट सेट, यस, ए 1 भी यूज़ हुआ है, 2 भी यूज़ हुआ है, 3 भी। फर्स्ट कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर चुका है। सेकंड कंडीशन नो रिपीटिशन, हर किसी में से एक एरो निकलना चाहिए। 1 में से तो एक एरो निकला है, 2 में से भी एक एरो, लेकिन 3 में से 2 एरो निकले, एक ऊपर एक, मतलब एक 1 की तरफ सॉरी एक ए की तरफ एंड ए बी की तरफ निकला है, तो सेकंड कंडीशन जो है वो फेल हो गई है। एक कंडीशन भी फेल हो जाए तो वो ये जो है फंक्शन नहीं बना रहा। ठीक है। अच्छा, अब आप ऑर्डर पेयर में कैसे चेक करेंगे फंक्शन बना रहा है कि नहीं। अब इधर से चेक करें 1 2 और 3, 1 2 3, यानी कि इस पूरे जो सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 वो सारे के सारे इस्तेमाल और सब एक ही मरतबा आए हैं, तो इसका मतलब ये फंक्शन बना रहा है। और इसमें देखें सिर्फ और सिर्फ 1 आया है तो फंक्शन नहीं बना रहा है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 और 3, 1 2 3 और 3, अगर एक में से एक, दोनों में से जो 3 जो है रिपीट किया गया है, इसकी वजह से ये फंक्शन नहीं बना रहा। याद रखें जो फंक्शन की कंडीशन है वो सारी सेट ए के लिए है हमारे पास। ठीक है। अच्छा, अब हम रिलेशन नंबर 3 चेक करते हैं और रिलेशन नंबर 4 भी चेक करते हैं। ठीक है। रिलेशन नंबर 3 में 1 है और 2 है, 3 नहीं है, इस वजह से ये फंक्शन नहीं बना रहा। आप इसकी मैपिंग बना के भी चेक कर लें, जो है 3 की जो है 1 ही होगी, ए 2 और 3 यहाँ पे 1 नहीं है। चलो मैं एक बना देती हूँ, R4 बना देती हूँ, 3 आप खुद कर लो। R4 है 2A 3B, 2A 3B। ठीक है। R4 क्या है आपके पास 2A 3B, ये सेट A है, ये सेट B है। ठीक है। 1 2 1 2 3 A और B, 2A 3B। यहाँ पे 1 की जो है कोई भी इमेज नहीं है, 1 में से ना कोई एरो नहीं निकला हुआ। ठीक है। 1 की कोई इमेज नहीं है, 1 हैज़ नो इमेज। ठीक है। 1 हैज़ नो इमेज, दैट्स वाई दिस रिलेशन इज़ नॉट अ फंक्शन। 1 फुल यूज़ वाली जो कंडीशन है कि फर्स्ट कंडीशन के पास सेट पूरा इस्तेमाल हुआ हो, लेकिन 1 तो इस्तेमाल ही नहीं हुआ हुआ, 1 की तो इमेज ही नहीं है, इस वजह से ये जो है फंक्शन नहीं है। इसको आप इंग्लिश में लिखेंगे 1 हैज़ नो इमेज, और इसको में रिलेशन इसके लिए लिखेंगे कि 3 हैज़ 2 इमेजेस विच इज़ A एंड B, 3 हैज़ 2 इमेजेस। ठीक है। तो इसलिए आप कहेंगे कि ये रिलेशन जो है फंक्शन नहीं है, और इसमें आप लिखेंगे 2 एंड 3 हैज़ नो इमेज इन सेट B, या जस्ट नो इमेज लिख लें। ठीक है। तो इस वजह से इमेज का क्या मतलब होता है, ये जो इसकी जो मैपिंग हुई होती है इसको हम कहते हैं इमेज। ठीक है। और इनकी किसके साथ हुई हुई है, इस एलिमेंट को कहते हैं प्री इमेज। इसको क्या कहते हैं, प्री इमेज। ठीक है। 3 की इमेज क्या है B, और B की प्री इमेज क्या है 3, A की प्री इमेज क्या है 2, और 2 की इमेज क्या है A। सही है। इस चीज़ को हम कहते हैं, याद रखें जितनी भी कंडीशन है सेट A के साथ हमारी है ताल्लुक़ है, सेट B पूरा इस्तेमाल हुआ है कि नहीं हुआ, रिपीट हुआ है, जो हुआ है उसके साथ हमारा काम नहीं, हमारा काम पहले वाले सेट के साथ है। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें जो है वो
क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब थोड़े से हम इंग्लिश की तरफ जाते हैं, यानी कि मैथमेटिकल डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। वो हमें क्या कहते हैं, शायद आपको समझ अच्छे तरीके से आ जाए। अगर ये समझ ना आती तो शायद मैं ये ना समझाती तो आप लोगों को मैथमेटिकल डेफिनेशन जो है वो समझ ना आती। लेट्स सपोज आपके पास दो सेट हैं, टू नॉन एम्प्टी सेट्स। अ फंक्शन एक्स इंटू वाई इज अ रिलेशन, वो एक रिलेशन होता है, रिलेशन ही होता है ना। ठीक है, दैट एसोसिएट्स विद ईच एलिमेंट ऑफ एक्स एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ वाई। ठीक है, एसोसिएट करता है। ईच का मतलब है कि कोई भी सेट ए में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है, सेट ए है या सेट बी, एक्स वाई नाम दे दिया। ठीक है, यानी कि ए, यहाँ पे मैंने ए बी नाम दिए थे ना, इन्होंने एक्स वाई नाम दिया, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, सेट को तो कोई भी नाम हो सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में, और उसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ईच एलिमेंट का मतलब है कि कोई भी ऐसा बाकी नहीं रह गया कि जिसकी मैपिंग नहीं हुई भी। और आगे क्या कहते हैं, एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ वाई, एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ वाई। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट ऑफ वाई के साथ मुंसलिक होगा। यानी कि मैं आपको सिखाऊं, ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है, और यहाँ पर है लेट्स सपोज ए बी सी, और यहाँ पर आपके पास है 1 3 7, और यहाँ पर लेट्स सपोज टी। ठीक है, तो 1 ए बी 7 सी 3 मैं खुद से बना रही हूँ। ठीक है, अच्छा, कहते हैं कि ईच एलिमेंट का मतलब है कि तमाम के तमाम एलिमेंट जो है वो इस्तेमाल हुए हुए हैं। एंड एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ वाई, ईच एलिमेंट जो है एसोसिएट किया हुआ है एग्जैक्टली वन एलिमेंट। ए जो है वो वाई वन के साथ एग्जैक्टली एक ही एलिमेंट के साथ है। बी किसके साथ है, 7 के साथ है। सी किसके साथ है, 3 के साथ है। डी किसके साथ है, 7 के साथ। हर एक्स का एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ एक ही मेंबर के साथ मुंसलिक है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना। बेशक यहाँ पर ये जो 7 है, ये जो 7 है वो दो एलिमेंट्स के साथ है, लेकिन हमारा काम इस वाई के साथ नहीं है। ठीक है, ए एक एलिमेंट के साथ है जो कि 1, बी एक एलिमेंट है कि जो कि 7, सी एक एलिमेंट के साथ है जो कि 3, डी एक एलिमेंट के साथ है जो कि 7। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं इस तरह लिख लेती ए बी सी डी 1 3 7। ठीक है, और यहाँ पर लिख लेती A1 A3 B7 C7 D7। ठीक है, यहाँ भी ये सारे इस्तेमाल तो हुए, लेकिन ए जो है दो एलिमेंट्स के साथ मुंसलिक है, एक 1 के साथ भी और एक 3 के साथ भी। तो ये बात समझ आने की थी। हमारा इसके साथ काम है कि ये सिर्फ और ये वाले एक्स वाले जो मेंबर्स हैं वो सब और सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ और एक के साथ एक से ज़्यादा किसी के साथ जो है वो ना हो। ठीक है, अच्छा, एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ, ये भी समझ आ गई। हाउ एवर एन एलिमेंट ऑफ वाई में हैव, जबकि वाई के जो एलिमेंट्स हैं, यानी कि ये जो एलिमेंट्स हैं में हैव मोर देन वन एलिमेंट ऑफ एक्स, जैसे कि इस 7 का जो है ये फंक्शन भी है, और इस 7 के पास दो एलिमेंट्स हैं एक्स के, एक बी और एक डी दोनों, लेकिन हमारे काम वाई के साथ कहता है नहीं है। देन वन एलिमेंट ऑफ एक्स एसोसिएटेड विद इट, मोर देन वन एलिमेंट उसके पास हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 7 में है, लेकिन पहले सेट में नहीं होने चाहिए। ठीक है, पहले सेट में नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया, अच्छा, नोट, फॉर ईच ऑर्डर पेयर एक्स वाई देयर इज एग्जैक्टली वन वाई फॉर ईच एक्स। ठीक है, हर जो है हर एक्स के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही वाई है। ठीक है, यानी कि 1 ए और 2 ए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक वाई होना चाहिए, ऐसा नहीं है। यानी कि इसको अगर मैं लिखूं तो मेरे पास आता है, इसको अगर मैं ऑर्डर पेयर की फॉर्म लिखूं, A1 A3 B7 C7 D7, इसको मैंने ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख लिया। लेकिन इसके पास दो वाई हैं, एक 1 वाई है इसका और एक है 3, तो नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर एलिमेंट के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही वाई का एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट होना चाहिए, जैसे कि 1 ए और 2 बी दोनों के पास एक है। फॉर वन ए देन देयर आर टू वैल्यूज़ 1 and 2। ठीक है, ए के लिए दो वैल्यूज़ हैं 1 2 के, इसके साथ हमारा कोई काम नहीं है। लेकिन आप ये नोट करें कि हर एक्स की वैल्यू के लिए आपके पास है सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट वाई का। ऐसा नहीं है कि 1 ए के साथ भी है और 1 बी के साथ भी है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो वो फिर फंक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक है, ठीक है, बट देयर में बी मल्टीपल एक्स, लेकिन मल्टीपल एक्स ऐसे हो सकते हैं फॉर ईच वाई के लिए। यानी कि यहाँ पे देखें, सिर्फ और सिर्फ ए के लिए कितने एलिमेंट्स हैं, 2,
फॉर 1a देयर आर 2 वैल्यूज़ ऑफ x, जो कि है 1 और 2। तो कहते हैं देयर में बी मल्टीपल x यानी कि एक से ज़्यादा x जो है वो हो सकता है, x की वैल्यू यानी कि 1 और 2 हो सकती है फॉर ईच वैल्यू ऑफ y। जैसे कि a के लिए 1 और 2 है, और ऐसे भी हो सकते हैं जैसे कि c के लिए कोई इमेज यहाँ पे प्री इमेज ही नहीं है। यहाँ पे एक और बात भी आप लिख सकते हैं कि एंड इट इज़ आल्सो पॉसिबल कि वहाँ पे कोई इमेज जो है कि y के कोई ऐसा एलिमेंट हो जिसके लिए कोई हो ही ना। देखो यहाँ पे ए के लिए 2 हैं लेकिन सी के लिए 1 भी नहीं है, तो ऐसे भी पॉसिबल है। लेकिन जबकि हम एक्स के एलिमेंट के लिए कहते हैं, फंक्शन के लिए कहते हैं कि सब जो है इस्तेमाल हुए हों और सब के लिए सिर्फ एक ही जो है एरो जो है वो निकला हो, हर किसी के लिए सिर्फ एक यूनिक ही वाई हो, ठीक है। द वेरिएबल एक्स इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक्स को हम क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। आल्सो सम टाइम कॉल आर्गूमेंट ऑफ द फंक्शन। एंड द वेरिएबल वाई जो है, वाई को जो हम कहते हैं कि वो आपके पास कौन सा है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। और आल्सो हम कहते हैं इमेज ऑफ अ फंक्शन। इसको क्या कहते हैं? इमेज ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। अच्छा, अब ये फंक्शन है आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। हम इसमें x को अपनी मर्ज़ी से इनपुट करते हैं, यानी अपनी मर्ज़ी से पुट करेंगे। मैं 1 पुट करूँ तो y की वैल्यू आ जाएगी 1 स्क्वायर प्लस 2 1 यानी कि 3 आ जाएगी y की वैल्यू, ठीक है। 2 पुट करूँ तो मेरे पास आएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 4 4 प्लस 4 8, ठीक है। यानी कि 1 पुट करूँ 3 आता है, 2 पुट करूँ तो 8 आता है। मैं x में अपनी मर्ज़ी की वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ, लेकिन y डिपेंड कर रहा है कि मैं x में क्या पुट करूँ। 1 पुट करूँगी तो 3 आएगा, 2 पुट करूँगी तो 8 आएगा। यानी कि y डिपेंड कर रहा है x पे। जो जैसे तरीके का y होगा, बड़ा x डालूंगी, यानी कि अगर मैं यहाँ पे 9 डाल दूँ तो ये हो जाएगा 81 प्लस 18, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा 99, ठीक है। तो 99 आपके पास आ जाएगा। जितना बड़ा मैं x डालूंगी उतना बड़ा ये आपके पास यहाँ पे इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में y होगा, ठीक है। तो यानी कि y की जो वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है x पे कि मैं कौन सा x डालूँ, वैसे ही y आएगा। तो हम कहते हैं कि x तो किसी पे डिपेंड नहीं करते, x तो हम अपनी मर्ज़ी से पुट करते हैं। तो x इज़ कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, लेकिन y डिपेंड कर रही है किस पे? x पे, कि आप x कैसी नोयत का पुट कर रहे हैं। तो हाँ, आप इस x को कहते हैं कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये जो y है जो इसका आंसर है इसको कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। और डिपेंड करता है x पे। 1 पुट करोगे तो 3 आ रहा है, 2 पुट करो तो 8 आ रहा है, तो ये डिपेंड कर रहा है x पे, ठीक है। समझ आ रही होगी आई थिंक आप लोगों को, ठीक है। अब आपके पास जो है टाइप्स ऑफ फंक्शन होते हैं, फंक्शन की टाइप भी होती है, ठीक है। तो इसकी काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हैं, आपने इसको समझना है, ठीक है। तो अब फंक्शन ए से बी, अब एक्स से वाई भी ले, ए से बी भी दे सकते हो, एक्स से जेड भी दे सकते हो, कोई भी, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, नाम से कोई फ़र्क आपको नहीं पड़ता। इस 1 to 1 इफ़ फॉर ईच एलिमेंट ऑफ ए, के हर एलिमेंट ऑफ देयर इज़ अ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है। अब जब ये इस तरह की जो टाइप्स आ रही है ना, ये इसमें जो रिस्ट्रिक्शन आ रही होगी वो सेट बी पर आ रही होगी, सही है। यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन आ रही होगी वो किस पे आ रही होगी? सेट बी पे आ रही होगी। अच्छा, यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है आउटपुट डिपेंड ऑन एक्स, सो वाई इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एक्स इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वाई डिपेंड करता है एक्स पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने साइड पे आप लोगों के लिए लिखा है, आप लोगों को समझ भी आ गई होगी, ठीक है। अब फंक्शन 1 to 1 तब कहलाएगा, अब जो टाइप्स आएंगी उसमें रिस्ट्रिक्शन सारी की सारी किस सेट पे आएंगी? सेट बी पे आएंगी, यानी दूसरे नंबर वाले सेट पे आएंगी। कहते हैं, अगर उर्दू में मैं आपको समझाऊँ कि कहते हैं कोई भी सेट 1 to 1 तब होगा जब हर जो है एक्स के लिए एक अलग बी होगा, यानी कि बी में जो है रिपीटिशन नहीं होगी, ठीक है। बी में जो है रिपीटिशन नहीं होगी। उर्दू में बता रही हूँ, नो रिपीटिशन इन बी। हर बी के लिए एक अलग इमेज पड़ी होगी, प्री इमेज पड़ी होगी। नो रिपीटिशन इन बी। हर एलिमेंट जो है बी में हर किसी का अलग अलग होगा, ठीक है। अ फंक्शन फ्रॉम इस 1 to 1 इफ़ फॉर ईच एलिमेंट ऑफ वाई, हर एलिमेंट ऑफ वाई के लिए, यानी कि ए के लिए अगर 3 है तो बी के लिए 3 नहीं होगा, किसी और एलिमेंट के लिए 3 नहीं होगा, हर किसी का अलग अलग पार्टनर होगा। इज अ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ बी, इट इज़ आल्सो नोन एज इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो हर किसी के लिए आपके पास क्या होगा? अलग अलग होगा, ठीक है। नो रिपीटिशन इन बी, बेशक यहाँ पे एक एलिमेंट रह भी जाए लेकिन आपके पास रिपीटिशन जो है वो नहीं होगी, ठीक है। तो A3 B5 C जो है 1 और D2, ठीक है। तो यानी 3 5 1 2 ये सब एक एक मरतबा आए हैं, तो रिपीटिशन जो है किसी की नहीं हुई हुई है।
देखिए, सबसे पहले आपने चेक करना होगा कि ये फंक्शन है कि नहीं है। फंक्शन है तो ये फिर आप टाइप चेक करेंगे ना, ऐसे तो नहीं है कि फंक्शन है और आप टाइप चेक कर रहे हो। तो ये फंक्शन क्यों है, क्योंकि फर्स्ट सेट पूरा इस्तेमाल किया गया है और कोई किसी से एक से ज़्यादा एरो जो है वो नहीं निकले, तो फंक्शन है, इसलिए हम इसकी टाइप को स्टडी करें। चूँकि वाई के सेट में यानी कि बी के सेट में रिपीटिशन नहीं आई है, इसका मतलब है कि ये जो है 1 to 1 फंक्शन है, ठीक है। बेशक अगर एकत्र रह जाए, यहाँ का अगर लेट सपोज 6 होता वो रह भी जाता तो उसके साथ हमारा काम नहीं है, वो कहता है कि सिर्फ रिपीटिशन ना हो, ठीक है। मैनी टू वन, इट इज़ अ फंक्शन, ठीक है, विच मैप्स टू आर मोर एलिमेंट्स ऑफ ए टू द सेम एलिमेंट ऑफ सेट बी। कहते हैं कि एक ऐसा फंक्शन है कि ये जो है कि दो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के साथ एक ही एलिमेंट अटैच है, यानी कि दो और मोर एलिमेंट्स के साथ से सेम एलिमेंट है, यानी कि ए के साथ भी वन है, बी के साथ भी वन है, तो इसको हम कहते हैं मैनी टू वन फंक्शन, ठीक है। टू और मोर एलिमेंट्स ऑफ ए हैव द सेम इमेज इन बी। टू और मोर, यहाँ पे देखो ए का इमेज क्या है 1, बी की इमेज क्या है 1 और सी की इमेज क्या है 3, यानी कि दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी इमेज जो है सेम है, तो इसको कहते हैं मैनी टू वन फंक्शन, ठीक है। अब ऑन टू फंक्शन, अगर उसमें कहूँ कि आसान जबान में कहूँ तो बी सेट जो है पूरा जो है वो यूज़ हुआ हो, ठीक है, चाहे रिपीटिशन होती है नहीं होती, लेकिन आपके पास बी सेट जो है वो पूरा जो है इस्तेमाल होना चाहिए। यहाँ पे कहते हैं कि रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए 1 to 1 के लिए, और बी यहाँ पे कहते हैं कि बी सेट जो है पूरा इस्तेमाल होना चाहिए, ठीक है। इफ़ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन फॉर विच एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी देयर आर प्री इमेजेस, हर एलिमेंट जो है इस्तेमाल हुआ हो, इट इज़ ऑन टू फंक्शन, ठीक है, यानी कि हर एलिमेंट की यहाँ पे प्री इमेज हो, यानी ए की प्री इमेज 2, ए की 3, बी की 1, हर एलिमेंट की जो है यहाँ पे प्री इमेज है ए बी सी, इन सब की प्री इमेजेस मौजूद है, यानी कि सी का 1 है, बी की 3 है, ए का 2 है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, ऑन टू फंक्शन है, ठीक है, यानी कि बी सेट जो है वो पूरा जो है वो इस्तेमाल हुआ हो, यानी कि ए बी और यहाँ पे लेट सपोज 1 2 है, एक सेट है, ये फंक्शन है, ये ऐसी फंक्शन है क्योंकि इस सब में ए सेट पूरा इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, और यहाँ पे हर किसी में से एक एरो निकला है। लेकिन क्या ये ऑन टू फंक्शन है? ऑन टू फंक्शन नहीं है, क्योंकि ऑन टू फंक्शन ने कहा था कि बी सेट जो है पूरा इस्तेमाल हुआ हो, यानी कि हर मेंबर की हर एलिमेंट की जो है प्री इमेज हो, लेकिन टू की तो कोई इमेज ही नहीं है, तो इसलिए ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये 1 to 1 फंक्शन है? नहीं, ये 1 to 1 फंक्शन भी नहीं है, क्योंकि उसने कहा था कि आपके पास क्या है, क्या हर किसी के लिए एक यूनिक, हर किसी के लिए क्या हो, एक यूनिक एलिमेंट हो, यानी कि ए 1 के साथ है तो फिर बी 1 के साथ दोबारा ना हो, बी के 2 के साथ होता, ठीक है। तो यहाँ पे ए का भी 1 है और बी का भी 1 है, तो यूनिक तो नहीं है ना हर किसी की इमेज, यानी कि डिस्टिंक्ट तो नहीं है, ए का भी 1 है, बी का भी 1 है, तो अगर हम यहाँ पे इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखें A1 और फिर है B1, तो इसका मतलब है ये जो 1 है ये 2 मरतबा रिपीट किया गया है, तो इसलिए ये 1 to 1 फंक्शन नहीं है, ठीक है। अब है हमारे पास 1 to 1 फंक्शन, ऐसे फंक्शन भी होते हैं जो 1 to 1 भी होते हैं और आपके पास ऑन टू भी होते हैं। उस फंक्शन को एक नया नाम भी दिया जाता है, उसको हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। अ फंक्शन एफ इज़ 1 to 1 एंड ऑन टू और बाइजेक्टिव फंक्शन अगर ये बोथ 1 to 1 और ऑन टू की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करे, इन अदर वर्ड्स आसान वर्ड में के रिपीटिशन भी ना हो सेट बी में और हर किसी का जो है मेंबर भी मौजूद हो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक डायग्राम कंस्ट्रक्ट करूँ तो आपको समझ आ जाएगी। लेट सपोज छोटी सी डायग्राम बनाती हूँ, 1 to ए बी, ठीक है, 1 with ए 2 with बी, ठीक है। सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या ये फंक्शन है, यस, ये 1 और 2 दोनों की जो है मुझे सारे एलिमेंट्स इस्तेमाल किए गए हैं और हर किसी में से एक एरो निकला है, तो सबसे पहले ये फंक्शन तो है, फंक्शन है, तो आप इसकी टाइप चेक करेंगे कि क्या ये 1 to 1 फंक्शन है कि नहीं है, ठीक है। हर किसी का अलग अलग, 1 बी के साथ है, 2 ए के साथ, हर किसी का अलग अलग है, तो यस ये 1 to 1 है। क्या ये ऑन टू है? ऑन टू भी है, क्योंकि सेट बी के तमाम एलिमेंट जो है इस्तेमाल हुआ है, ए की भी इमेज है और बी की भी ए की भी प्री इमेज है और बी की भी प्री इमेज है, तो इसका मतलब है ये 1 to 1 भी है और ऑन टू भी, और ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। अच्छा, इन अदर वर्ड्स इन्होंने क्या लिखा है, द फंक्शन एफ एसोसिएट ईच एलिमेंट ऑफ ए के ईच विद अ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ बी, हर एलिमेंट का डिस्टिंक्ट भी हो और हर एलिमेंट बी की प्री इमेज भी हो, हर एलिमेंट बी की जो है वो प्री इमेज भी हो। वही बात है कि जो है डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है कि रिपीटिशन ना हुई हो, और दूसरा है कि हर एलिमेंट की प्री इमेज हो, यानी कि फुली यूज़ किया गया है सेट बी, ठीक है। अब अदर टाइप ऑफ फंक्शन
को हम स्टडी करेंगे। इसमें हमारे पास एक और फंक्शन भी होता है जिसको मैंने शायद नहीं लिखा, उसको हम कहते हैं इनटू फंक्शन। ठीक है, इनटू फंक्शन मैं आपको बता दूं कि इनटू फंक्शन क्या होता है। इनटू फंक्शन ऐसा होता है कि जिसमें आपके पास इसकी डेफिनेशन जो है आप लोग खुद अपने पास लिख लें प्लीज़। ठीक है, इनटू फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिसमें सेट बी जो है फुली यूज़ नहीं किया जाता। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 और ए बी। ठीक है, दिस इज़ अ फंक्शन, या दिस इज़ अ फंक्शन, लेकिन सेट बी जो है ये पूरा इस्तेमाल नहीं किया गया, बी जो है वो एम्प्टी रह गया, इसकी कोई प्री इमेज नहीं है। ठीक है, तो ये पूरा इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो इसका मतलब है कि इसको हम कहते हैं इनटू फंक्शन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन ये है कि इफ़ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन सेट बी विच हैज़ नो प्री इमेज, इफ़ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट one element in B which has no pre-image, then this function is called into function। ठीक है, अच्छा, अब अदर टाइप्स ऑफ फंक्शन को हम स्टडी करते हैं। अदर टाइप ऑफ फंक्शन जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है। उसमें आपके पास जो सबसे पहला फंक्शन आ रहा है वो है आइडेंटिटी फंक्शन। अदर फंक्शन of other types of function, identity function, let R be the set of real number। और फंक्शन रियल नंबर्स, इनपुट भी रियल नंबर है और आउटपुट भी रियल नंबर है, उसको हम कहेंगे आइडेंटिटी फंक्शन तब कहेंगे जब उसको डिफाइन किया गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है, यानी कि जो चेंज ही ना हो रहा हो। ठीक है, यानी कि जो इनपुट डालो, अब इसमें आप एक्स की जगह 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 1, 2 पुट करेंगे 2, 3 पुट करेंगे 3, जो इनपुट करें वही आउटपुट आए। सही है, तमाम रियल नंबर्स के लिए एक वही आएगा जो पुट करेंगे आप लोग। तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। इसका ग्राफ अगर आप लोग बनाना चाहें तो आपको पता है कि ये वाला जो एक्सिस है ये कहलाता है एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये वाला एक्सेस आपके पास कौन सा एक्सेस कहलाता है, वाई एक्सेस। ठीक है, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। ठीक है, अब ये इक्वल डिस्टेंस पे आपने यहाँ पे होता है 1 2 3 4 5, और यहाँ पे -1 -2 -3। ठीक है, ऊपर जो है +1 1 2 3 4 और 5, और यहाँ पे नीचे होता है -1 -2। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे। ठीक है, अगर इक्वल डिस्टेंस पे अगर आपने ग्राफ ना प्लॉट किया, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस ना रखा, तो आपके पास जो है ग्राफ की जो शक्ल है वो ख़राब आएगी। ठीक है, अब इसको प्लॉट करेंगे 1 पे 1, यानी कि 1 की इनपुट ये होता है, ये एक्स एक्सिस इनपुट होता है, क्या होता है, एक्स एक्सिस आपका इनपुट होता है। ठीक है, और वाई एक्सिस सारा आपके पास क्या होता है, आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, तो 1 पे 1 यानी कि इनपुट 1 पे 1, तो ये जो है 1 पे रख के हाइट कितनी देनी है, 1 की हाइट देनी है। 2 पे रख कर आपने 2 की हाइट देनी है, 2 पे मैंने रखा पॉइंट और हाइट कितनी दी है 2 की, तो दूसरा पॉइंट मिल गया। 3 पे रख के 3 की हाइट, 3 पे रख के 3 की हाइट, ये तीसरा पॉइंट मुझे मिल गया। 4 पे रख के 4 पे हाइट, 4 पे रख के मैंने 4 की हाइट दे दी। ठीक है, अब मैंने कुछ नेगेटिव नंबर्स में तो आई तो नहीं है, सब पॉजिटिव में ही मैं करूँ। कुछ नेगेटिव पे कर 0 पे 0 आया, तो 0 पे 0 का मतलब पे ये ऑरिजिन, इसको ऑरिजिन कहते हैं। ठीक है, और -1 पे रख के -1, और फिर अगेन -2 पे रख के मैंने जब इनपुट किया तो -2 आया। जब मेरे पास ये तमाम पॉइंट मिले, इसको मैंने ज्वाइन किया, तो ये मेरे पास ग्राफ आ गया फंक्शन का। ठीक है, अब कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ इस तरीके से होता है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन, फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर, यानी कि रियल नंबर से इनपुट है, रियल नंबर आउटपुट है, इज डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, यानी कि अगर मैं आपको सबसे पहले एग्जांपल समझाऊंगी, उसके बाद मैं ये डेफिनेशन समझाऊंगी ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आसान हो जाए। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, 1 डालें तो ये इसमें आपके पास कोई एक्स ही नहीं है, वापस 3 आएगा। 2 डालें, कोई एक्स ही नहीं है, तो किधर पुट करेंगे, एक्स कुछ है ही नहीं है एक्स की जगह, तो आपके पास 3 आएगा। 3 डालें तो 3 आएगा, 4 डालें तब भी 3 आएगा, कुछ भी डालें तो ये जो है कांस्टेंट आउटपुट दे रहा है, सारे के सारे 3 दे रहा है, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है 3 हो सी की जगह, आप इसकी 3 की कुछ और एलिमेंट भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, अगर हम इसकी प्लॉटिंग चेक करें तो मुझे प्लॉटिंग में थोड़ी सी गड़बड़ी ये हुई है कि मैंने इक्वल डिस्टेंस नहीं दिया, अब शायद इक्वल डिस्टेंस पे आ जाए। ठीक है, तो हम लोग ज़रा ये चेक कर लें। 1 पे मैंने हाइट दी है 3 की, ये देखिए ये 1 है और ये 3 है, तो 1 2 3। 2 पे हाइट दी है 3 की, 3 पे हाइट 3 की, 4 की हाइट 3 की, 4 5 की हाइट दी है 3 की। तो फिर मैंने जब इनको ज्वाइन की, नेगेटिव में भी मैं गई तो उसमें भी 3 आएगा, जो कुछ भी आप दुनिया में पुट कर लें इसमें जो है वापस 3 आएगा। जब इसको ज्वाइन किया तो मेरे पास एक लाइन आई है जो कि है पैरेलल टू एक्स एक्सिस आई है। ठीक है, पैरेलल टू
एक्स एक्सिस है, ये पैरेलल और एक्स एक्सिस पैरेलल, इसको बोलते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस है तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। इफ़ द फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर डिफाइन एज, कोई भी फंक्शन हो जिसका आप आगे सी लिखो यानी कि कोई नंबर लिखो हो, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी कि ये किसका सिंबल है, फॉर ऑल का सिंबल है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी कि जो इनपुट आप दे रहे हैं वो रियल नंबर में से दे रहे हैं। ये जो एक्स एक्सिस की लाइन होती है वो रियल लाइन होती है, वाई एक्सिस की लाइन भी रियल लाइन होती है। दो रियल लाइन आपस में जब वो करती हैं, ठीक है, ज्वाइन होती है, तो आपके पास ये प्लॉट सा बनता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम बनता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का। ठीक है, और सी जो है कोई भी कांस्टेंट नंबर है, आर में पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कोई मसला नहीं। देन सच फंक्शन इज़ नोन एज कांस्टेंट फंक्शन इसको कहते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन को मैं सबसे पहले आप लोगों को उर्दू में समझाने की कोशिश करूँगी कि पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते बेसिकली। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन की ये जो डेफिनेशन लिखी है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लिखी हुई है, या कह सकते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर मैं उर्दू में आप लोगों को समझाऊँ तो वो ज़्यादा इजी हो जाएगा। पॉलिनोमियल फंक्शन उस फंक्शन को कहते हैं कि जिसमें आपके पास तमाम एक्स की जो पावर्स हैं वो सारी की सारी पॉजिटिव होंगी, पहली बात पॉजिटिव होंगी, और दूसरी ये कि इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं होगा। ठीक हो गया, तो कोई भी आपके आल पावर जो है वो पॉजिटिव होगी और कोई भी फ्रैक्शन जो है आपके पास नहीं होगा। ठीक है, अब ये देखते हैं, अ पॉलिनोमियल फंक्शन इज डिफाइंड बाय ए नॉर प्लस A1 x प्लस A2 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन AN xn, यानी कि आपके पास कांस्टेंट होंगे, कांस्टेंट के साथ वेरिएबल होंगे, वेरिएबल की जो पावर है वो इंक्रीज़ हो रही होगी। ठीक है, अप टू कुछ एक्सटेंट तक। ठीक है, यानी कि एन की जगह कोई भी नंबर हो सकते हैं। ठीक है, एन के बारे में क्या बताया कि एन इज़ नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का क्या मतलब होता है, सबसे पहले बताओ नॉन नेगेटिव इंटीजर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंटीजर क्या होता है। इंटीजर होता है 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सॉन, और नॉन नेगेटिव का मतलब है सारे जो है पॉजिटिव, यानी कि 0 1 2 3 अप टू सॉन, ये सारे जो है नॉन नेगेटिव इसके इंटीजर हैं। और A0 A1 A2 ये सारे क्या हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं। द हाइएस्ट पावर इन दी एक्सप्रेशन इज़ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, तो हाईएस्ट जो पावर होती है यानी कि जो टॉप मोस्ट पावर होगी एन जो है वो डिग्री होगी, यानी कि यहाँ पे आपके पास क्या होगा, पॉलिनोमियल कैसे कहते हैं, कोई वेरिएबल्स होंगे, उनकी पावर्स होंगी और साथ में उनके कांस्टेंट जो है मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, और साथ में में प्लस या माइनस का जो है वो साइन होगी। ठीक है, यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, आप कहेंगे यहाँ पे तो प्लस है, तो यहाँ पे माइनस बेसिकली क्या है, A0 की वैल्यू है, इसको इस तरीके से लिखा गया है x5 + 4x³ + 3x ±8, यानी कि ये A0 की वैल्यू है, ये A1 की वैल्यू है, ये A2 जो है वो नहीं है, यानी कि स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, तो ये A3 की वैल्यू है, A4 नहीं है, यानी फोर्थ पावर वाली टर्म भी नहीं है, और ये A5 की वैल्यू जो कि है 1। ठीक है, तो तमाम जो पावर्स हैं इनकी क्या है, वो पॉजिटिव है, फ्रैक्शन में नहीं है। इंटीजर ये कहता है कि उसको फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, और नॉन नेगेटिव कहता है कि वो पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, तो हाईएस्ट जो पावर होती है वो क्या कहता है कि वो क्या डिग्री है, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है 5, तो ये है 5 इज द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। ठीक हो गया, लीनियर फंक्शन। द पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 1, कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन हो जिसकी डिग्री जो है 1 हो उसको आप क्या कहते हैं, लीनियर फंक्शन। या इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है वो ये है, द फंक्शन ऑफ द फॉर्म ax + b, यानी कि जिसमें x की पावर क्या हो 1x + b, उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर फंक्शन कहते हैं। a और b आपस में क्या है, कांस्टेंट है, और ये 0 नहीं होना चाहिए। लेट सपोज अगर a आपके पास 0 हो भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा, बेसिकली अगर a 0 हो गया तो ये फुल टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये फुल टर्म गायब हो जाएगी और सिर्फ b बचेगा, यानी कि फिर ये जो लीनियर फंक्शन है ये कांस्टेंट फंक्शन पे जंप कर देगा, यानी कि ये a एक्स वाली टर्म ख़त्म हो गया, आपके पास सिर्फ क्या बच गया b, तो इसका मतलब है कि ये जो है सिर्फ एक कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, अब लेट सपोज ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है, यस, क्योंकि पोलिनोमियल फंक्शन है, लेकिन इसकी पावर जो है वो पॉजिटिव है, फ्रैक्शन में नहीं है, और ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है, सही है, लेकिन ये लीनियर फंक्शन भी है क्योंकि इसकी जो डिग्री है, टॉप मोस्ट डिग्री जो है वो 1 है, तो जिसकी डिग्री जो है 1 होती है उसको हम कहते हैं लीनियर फंक्शन कहते हैं। ठीक है, और ये देखें x + b की फॉर्म में लिखा है, एक यहाँ पे 1 है और b यहाँ पे 2 है। ठीक है, आई होप कि आपको पॉलिनोमियल फंक्शन और लीनियर फंक्शन की जो है वो समझ आ गए। जो कांस्टेंट है A0 A1 A2 ये बिलोंग्स टू R करते हैं, यानी कि कोई भी रियल नंबर इसमें हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है इसका जो ग्राफ मैंने बनाने की कोशिश की है, फंक्शन जो है वो क्या है x + 2,
आपने बारी बारी इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है, इनपुट अपनी मर्ज़ी का देंगे, आउटपुट पहले मैंने कुछ नेगेटिव पुट किए हैं, कुछ पॉजिटिव पुट किए हैं। इसी तरीके से आप लोग ग्राफ जो है वो प्लॉट करते हैं, कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ पुट करते हैं, कुछ पॉजिटिव वैल्यूज़ पुट करते हैं। सबसे पहले मैंने -3 पुट किया, -3 + 2 क्या आता है आपके पास -1, फिर मैंने -2 किया, -2 + 2 कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, फिर मैंने -1 पुट किया है तो -1 + 2 आपके पास 1 आता है, फिर 0 पुट किया तो 2 आएगा, 1 पुट करो तो 3 और 2 पुट करो तो 4। ठीक है, पुटिंग करके मैंने कुछ और भी एक्सटेंड कर सकती थी लेकिन बस इतना काफ़ी था। ठीक है, तो आपने यहाँ पे इसके ये एक्स एक्सिस से अगेन इक्वल डिस्टेंस पे यहाँ पे आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 अगेन वाई एक्सिस पे ऊपर टॉप पे आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज़ आएंगी और नीचे जो है वो नेगेटिव वैल्यूज़ आएंगी। अब आपने इसको प्लॉट करना है। ठीक है, तो -3 कहाँ पर है, यहाँ पर -3 पे जाना है आपने, यहाँ -1 की हाइट पे, यानी कि -1 नीचे है तो ये पॉइंट हो गया। -2 पे रख कर आपने 0 पे छूना है, यानी कि -2 तो हाइट क्या है, नहीं है, तो ये -2 के पॉइंट यही है। -1 पे रख के 1 तो जो कि है ये। ठीक है, और फिर 0 पे रख के 2, 0 ये होता है, 0 पे रख के आपके पास कौन सा पॉइंट है, 2। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया आपके पास 0 पे रख के 2। ठीक है, फिर उसके बाद है 1 पे रख के 3, तो 1 पे रख के आपके पास ये पॉइंट है 3 और 2 पे रख के आपके पास क्या आ गया 4। चूँकि मैंने ये जो है अपने हाथ से बनाया है स्ट्रेट, तो इसमें थोड़ा कुछ ये आपको लग रहा होगा स्ट्रेट लाइन बनाने की कोशिश की है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसको ज्वाइन करें तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक है, अच्छा, तो ग्राफ ऑफ अ लीनियर फंक्शन इज आल्सो अ स्ट्रेट लाइन। जैसे कि आपके पास आइडेंटिटी फंक्शन था, उसकी भी देखें ये जो पावर है वो 1 है। आइडेंटिटी फंक्शन इज आल्सो अ लीनियर फंक्शन बिकॉज इसकी जो डिग्री है वो 1 है। इज आल्सो लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन के आइडेंटिटी फंक्शन के जो ग्राफ है वो क्या आता है, एक स्ट्रेट लाइन। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन इफ द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल फंक्शन इज 2, किसी भी पोलिनोमियल फंक्शन की जो टॉप मोस्ट वैल्यू होती है, जो पावर होती है, वो जो कि उस चीज़ को हम डिग्री कहते हैं, वो 2 है, तो हम उसको कहेंगे कि ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। और उसके लिए दूसरी डेफिनेशन ये है कि अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c स्क्वायर हो, फिर x वाली टर्म हो, फिर c हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन। a b c जो है वो कांस्टेंट होंगे और a जो है वो 0 नहीं होगा। a डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये टर्म खत्म हो जाएगी और bx + c रह जाएगा। और फिर ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन की डेफिनेशन नहीं रहेगी, बल्कि ये बन जाएगी कौन सा फंक्शन बन जाएगा, ये लीनियर फंक्शन बन जाएगा। बी और सी में इसलिए नहीं कहते कि 0 हो के ना, उससे हमारा काम नहीं है। जो डिग्री वाली जो टर्म है ना, वो जो है ख़त्म नहीं होनी चाहिए, जो स्क्वायर वाली जो टर्म है क्वाड्रेटिक के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x² - 4 ये क्वाड्रेटिक है। क्यों क्वाड्रेटिक है, क्योंकि इसकी जो टॉप डिग्री है, यानी कि जो टॉप वैल्यू पावर है वो क्या है, 1 है, और सॉरी 2 है, तो इसको हम कहते हैं कि ये क्वाड्रेटिक है। बेशक यहाँ पे ए की वैल्यू जो है, यानी कि स्क्वायर के साथ वाला जो कोफिशिएंट है वो ए है, उसकी वैल्यू 1 है, बी नहीं है, बी का मतलब है एक्स वाली टर्म नहीं है, तो वो 0 और c -4। ठीक है।